1 साल का सब्सक्रिप्शन है सुपरमॉक्स प्रो। उसमें भी आपको सुपरमॉक्स ऐप लेना है या supermox.com पे जाना है, और वो भी कोड है आपका होली है कोड, और ये आपको मिल जाएगा 199 रुपीज में। इसमें CHSL के टेस्ट है जो अभी एग्जाम होने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूबॉइड है, उसका जो लेंथ है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, ब्रेड्थ आपका 10% से डिक्रीज हो रहा है। कह रहा है बाय हाउ मच परसेंट द हाइट शुड बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो यहां पर एक चीज का आइडिया तो आप तुरंत लगा सकते हो कि आपका आंसर इंक्रीज है या डिक्रीज है। कैसे? आप देखो ये बढ़ रहा है 20% से, ये घट रहा है 10% से, इन दोनों का नेट पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? नेचुरल है कि इन दोनों का नेट पॉजिटिव होगा। अगर इन दोनों का नेट पॉजिटिव होगा तो जो तीसरा कंपोनेंट है वो मुझे क्या करना पड़ेगा? निगेटिव करना पड़ेगा। इन दोनों का नेट पॉजिटिव है यानी वॉल्यूम ज्यादा आएगा। तीसरा कंपोनेंट जो है हाइट और वॉट एवर, उसको मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आंसर इन्हीं दोनों में से कुछ है, ये दोनों तो नहीं है, एटलीस्ट इतना मालूम है मुझे। बट एनीवे कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। तो एक वैल्यू आपकी 20% से बढ़ रही है, ध्यान से देखना, और फिर आपकी क्या हो रही है? 10% से घट रही है। और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में हमें नेट अगर जीरो लाना है तो ये तीसरा हमें नहीं पता कि ये x% कितना है। आई डू नॉट नो, आई हैव टू कैलकुलेट। सो अगर आप 100 से शुरू करोगे तो आपको ये मालूम है कि आपको 100 पर ही पहुंचना है वापस। 100 से अगर 20% आपने बढ़ाया तो ये वैल्यू कितना हो गया आपका? 120। और 120 में अगर आपने 10% घटाया तो आपने 12 घटा दिया, और अगर ये 12 घटाया तो ये वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी? 108। अब 108 से अगर आपको 100 जाना है तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 8 का डिक्रीज है 108 पर। 8 का डिक्रीज अगर मैं निकालता हूं 108 पर, अब इसका परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि इसको मैं कितनी बार ले जाऊंगा, 7 या 8 बार। दो ही ऑप्शन है, 6 से शुरू हो रहा है, 7 से। 756 होता है इसका 7 गुना, तो डेफिनेटली मेरा जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंट आएगा, और वो आंसर आपका क्या हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दैट इट इज 7.4% का डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीज ही होना है, और 7 में वैल्यूज है तो 7.4 है या फिर 6.2 है। क्लियर? तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है जो मैंने लिखा है आपके सामने? कि मैंने बोला कि 100 से शुरू करेंगे, 20% बढ़ाएंगे तो ये 120 बनेगा, 120 में 10% कम किया तो 12 बना, राइट? और ये वैल्यू आपकी हो गई 108, और 108 को फिर अगर आप 100 लेके जा रहे हो तो ये 8/108 है जो 7 दशमलव कुछ है, इसलिए 7.4% का डिक्रीज होगा। सिंपल सा सवाल है, जल्दी लगाना है आपको, ऐसे ही लगाना है, ठीक है? 8/108 इज 7 पॉइंट समथिंग समथिंग। आते हैं यहां पर फिर से और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए अगला सवाल कह रहा है एक शॉपकीपर है, उसने प्रॉमिस किया है कि वो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेगा, लेकिन उसने एक फॉल्स वेट यूज किया है कुछ ग्राम का 1045 ग्राम की जगह पर, और उसको गेन कितना हुआ है? 30.625% का गेन हुआ है। इसकी वजह से बताना है वो फॉल्स वेट जो है वो कितना है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर कोई 100 ग्राम ही दे ये बोल के कि मैं तुम्हें 130.625 ग्राम दे रहा हूं, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। जब कोई 100 ग्राम ही दे ये बोलकर कि मैं तुम्हें 130.625 ग्राम दे रहा हूं, तो यहां जो लाभ होता है वो 30.625% का होता है। यहां पर ये आपका हो जाता है फॉल्स वेट, ये हो जाता है आपका फॉल्स वेट। ये जो दिखता है ये फॉल्स है, एक्चुअल में उसने कितना दिया है? एक्चुअल में उसने कितना दिया है? ये उसका एक्चुअल गया है। अब क्वेश्चन ने क्या किया है, इसी डेटा में इस वैल्यू को मुझे कितना दे रखा है? 1045 दे रखा है, और पूछा है कि बताओ ये कितना होगा। तो हम ये देखेंगे पहले तो कि ये कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स ये है, उसके हिसाब से हम आंसर निकाल पाएंगे। सो आप खुद बताओ ये कितना गुना है। तो आपको दिख रहा होगा कि देखो 13 8 104 होता है, 104 यहां दिख रहा है, तो इट्स मोर लाइकली कि 8 गुना है। निकाल के देख लेते हैं। तो आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 13 8 104 बन जाएगा आपका 1040, और जो बाकी वैल्यू है ये बनेगी 0.625 इंटू 8, राइट? 0.625 इंटू 8 करोगे तो आपको सभी को ध्यान होगा कि ये वैल्यू इसका लेना देना कुछ 5/8 से होता है कि नहीं होता है? एक्चुअली 5/8 की वैल्यू ही होती है 0.625, अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा।
यहां 5 जोड़ेगा तो ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 1045, 1045। तो ये अगर 8 गुना इधर हुआ इंटू 8 टाइम्स, तो ये भी एक्चुअल में भी इधर भी 8 गुना होगा। सो आपके इस केस में जो सवाल दिया है उसमें यह है कि 1045 ग्राम की जगह उसने 800 ग्राम यूज किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है? मेक सेंस? सो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि 30.625%, 30.625% का जो मुनाफा है वो हम पहले ऐसे सीधा लिखेंगे 100 और उस पे इतना, एंड देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस। एक दूसरा तरीका भी सवाल को करने का हो सकता था कि हम इसको रिप्रेजेंट करते किस में, फ्रैक्शंस में। सो आप कहते हैं ये वैल्यू मेरी कितनी है 30% प्लस 0.625%। 0.625 आपको मैंने बताया था अभी 5/8 होता है और परसेंटेज लगा हुआ उसको हटाओगे तो ये 5/800 बनेगा और ये वैल्यू जो है आपकी ये बनेगी 3/10। अब देखना ये वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, अगर आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 800 और ये बना आपका 10 × 80, 10 × 80 है ये आपका, तो 80 × 3 कितना हुआ 240 और प्लस ये वैल्यू आपकी 5 ही रहेगी तो ये हो गया 245/800। इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको भी समझाता हूं कि फ्रैक्शन में ये वैल्यू 245/800 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 800 से शुरुआत करूं, एक्चुअल में मेरा 800 अगर जाएगा तो 245 का अगर आपने मुनाफा इस पे लगा दिया तो आपको दिख रहा है कि फॉल्स वेट कितना दिखेगा 1045। क्वेश्चन में ये इतना दिया हुआ है तो ये इतना हो गया 800। तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी सीधा आंसर देख सकते हो। इसका आंसर कितना है 800 ग्राम, 800 ग्राम्स इज द राइट आंसर इन दिस केस। ये देखिए यहां कह रहा है कि 16 डिफरेंट, द मीन ऑफ 16 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स इज 14, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। तो जो 16 डिफरेंट नंबर्स हैं मैं उनको अगर बोल दूं A1, A2, A3 और ऐसे करके इन नंबर्स को मैं लेके जाऊं कहां तक, A16 तक, और मैं बोल रहा हूं इनका जो मीन है, मीन का मतलब होता है एवरेज, वो अगर 14 है तो इसका मतलब यह है कि इसका जो टोटल है वो आपका 16 × 14 है। अब बात ये कर रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, दो चीजें हैं, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर और उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मतलब हमें करना क्या है कि जो लार्जेस्ट साइड है, लास्ट के 2 नंबर हैं जो, वो हमें मैक्सिमाइज करने हैं सबसे ज्यादा। अगर कभी भी सम आपका कांस्टेंट है दिया हुआ, जैसे 16 × 14 है, अगर आप 16 × 14 निकालोगे तो 160 और 64 आएगा जो कि होगा 224। तो टोटल अगर दिया है और इनमें से मुझे सेकंड लार्जेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो अगर मैं सेकंड लार्जेस्ट को मैक्सिमाइज करूंगा तो मुझे बाकी नंबर्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा, राइट? तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं सेकंड लार्जेस्ट नंबर को मान लेता हूं कि वो है L। अच्छा, अगर मुझे ये मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या चाहोगे कि लार्जेस्ट नंबर कितना हो, वो इससे बस एक ज्यादा हो। अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो मुझे बाकी लोगों को जितना मिनिमम बना सकता हूं मैं बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब इस सवाल में सारे नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अगर वो नेचुरल नंबर्स हैं तो वो 0.5 टाइप के नंबर नहीं हो सकते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि मैं सेकंड लार्जेस्ट को मान लेता हूं L, और अगर मैंने उसको L माना तो लार्जेस्ट जो नंबर होगा वो हमें क्या करना है, कम से कम रखना है। तो कम से कम कितना रखोगे, ये तो सेकंड लार्जेस्ट है तो इससे बड़ा एक नंबर होगा और उसको हम देंगे L+1। बाकी जो 14 नंबर्स हैं उनको देखो तुम क्या देने जा रहे हो, 1, 2, 3 ऐसे करके चलेंगे और 14 तक उनको वैल्यूज असाइन करूंगा। आप कहोगे 1 से क्यों शुरू किया, क्योंकि मुझे उनको मिनिमम रखना है, उनको मिनिमम रखना है और साथ ही साथ उनको अलग भी रखना है। तो मैं 1 भी दे रहा हूं, 2 भी दे रहा हूं, 3 भी दे रहा हूं, 4 भी दे रहा हूं और ऐसे करके अप टू 14 यानी 14 नंबर्स उनको दे दिए। अब मुझे निकालना है L की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 2L+1 जो आपका है वो किसके बराबर है, 224 माइनस 14 × 15/2 डिवाइड किया तो ये बना 7, तो ये हो गया तुम्हारा 224 माइनस 105, ये कितना हो गया आपका 113, नहीं सॉरी 119, ठीक है। 2L+1 यहां से L निकालना है ना, L की वैल्यू होगी 118/2 यानी 59, 59, एंड द आंसर इज डी ऑप्शन, सेकंड लार्जेस्ट नंबर विल बी 59। सभी को ये क्लियर हुआ कि मैंने इसको L+1 क्यों लिखा?
क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। अगर ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर है तो इससे बड़ा एक नंबर होगा, और जो बड़ा नंबर देना उसको l+2 नहीं लिखना है, क्योंकि टोटल अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो मुझे इसके अलावा सारी वैल्यूज को मिनिमाइज करके रखना है जितना कम से कम संभव हो। तो ये कंजूसी से इसको सिर्फ एक एक्स्ट्रा देगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया। क्लियर सभी को? यस लिख के दिखाओ कमेंट में अगर तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात तो। राइट यस इन द कमेंट्स प्लीज। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज राइट यस इन द कमेंट्स। हाँ जी ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। यहां आपसे कह रहा है कि एलसीएम दो नंबर्स का 1320 है और जो सम है दो नंबर्स का वो 285 है। बताना क्या है कि स्मॉलर नंबर कितना होगा। दो नंबर्स का एलसीएम अगर 1320 दिया हुआ है, ठीक है, और सम दिया हुआ है 285, तो एक काम करते हैं, इनका जो एचसीएफ है उस एचसीएफ को आप कुछ भी मान लेते हैं x है। सो एचसीएफ अगर x होगा तो आप कहोगे एक नंबर हो जाएगा x टाइम्स a और एक नंबर हो जाएगा आपका x टाइम्स b। ठीक है, अब बताओ इनका सम कितना होगा। x टाइम्स a प्लस x टाइम्स b ये 285 के बराबर है, दिया हुआ है। और इनका जो एलसीएम है, एलसीएम इनका होगा XAB। ये एलसीएम किसके बराबर है? ये एलसीएम आपका 1320 के बराबर है। सो आप कहोगे अब मुझे करना क्या है, देखो श्रीमान जी मुझे स्मॉलर नंबर निकालना है। तो आप कहोगे पहले यहां इसको कैसे सॉल्व करोगे। आप कहोगे अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a+b/ab। क्या उससे कुछ काम बनेगा? कोशिश करो। सो आपने कहा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डिवाइड करूं, a+b/ab निकलेगा यहां से। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं, लेट से, ध्यान से, ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हो और ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, देखो 3 2 5 1 6, और ये 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 15 से डिवाइड हो गया। 15 से डिवाइड करो तो 15 का नंबर 15, 9 135, और ये क्या है 15 8 120 और 15 8 120, ये आपका नंबर हो गया। a+b/ab इज 19/88। नाउ यू कैन क्लियरली गेस आउट दीज टू नंबर्स कि अगर यहाँ 88 है तो आपके दिमाग में आएगा इसको 11 × 8 में ब्रेक कर लो, और अगर ये 11 × 8 में ब्रेक हो जाएगा तो ये वैल्यू आपकी 11 + 8 आपकी 19 बना रही है, यानी a 11 और b मेरा क्या हो जाएगा 8। दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट इज हैपनिंग हियर। मैंने कहा चलो ठीक है, a को आपने 11 मान लिया और b को हमने 8 मान लिया, तो क्या करें, तो फिर x निकल आएगा। इन दोनों को रख दो यहां पर। सो x × 11 प्लस x × 8, ये वैल्यू 285 के बराबर है। तो यहां से x कितना हो जाएगा 285 डिवाइडेड बाई 19, तो ये 15 के बराबर हो गया। x आपका 15 आ गया, तो आंसर क्या हो गया 15 8 120। दैट वैल्यू विल बी 15 × 8 120। ठीक है, मेक सेंस? किसी को कोई तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए। तो 15 8 120 आपका आंसर हो गया। मूविंग नेक्स्ट टू दिस क्वेश्चन। कह रहा 3 कंटेनर हैं ABC, उनमें जो मिक्सचर है मिल्क और वाटर का वो दिया हुआ है किस रेशियो में, 1:2, 4:5, 7:5 रेस्पेक्टिवली। और कह रहा है अगर कैपेसिटीज तीनों कंटेनर्स की इस रेशियो में हूं, जो कि रेशियो आपको दिया है 3:4:5, कैपेसिटीज का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4:5। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो टू मिल्क टू वाटर, मिल्क टू वाटर। अगर मिक्सचर में जो तीनों कंटेनर हैं, ऑल 3 कंटेनर्स जो हैं, इनको हमने क्या किया है, एक साथ मिला दिया है, एक साथ इनको मिक्स कर दिया है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मिल्क और वाटर का रेशियो, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। ओके, क्या रेशियो है आपका 1:2, एक में है आपका 4:5 और एक में आपका रेशियो दिया है 7:5। दैट इज व्हाट इज गिवन। अल्टीमेटली तुम्हें इनका वॉल्यूम रेशियो क्या रखना है, 3:4:5 रखना है। सो आप कहोगे अभी अगर मैं टोटल लिखूं तो 1 और 2 का टोटल कितना है 3, 5 और 4 का टोटल 9 है, 7 और 5 का टोटल कितना है 12 है। तो ये अभी टोटल आपको दिया हुआ है, बट हमें इनको बनाना है 3:4:5 में। तो कैसे बनाओगे जरा देखते हैं। आप पहले कहोगे इन तीनों का जरा एलसीएम ले लो। तो 3, 4 और 12 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसका एलसीएम कितना आएगा। इसका एलसीएम अगर आप ध्यान से देखो तो 12 ही आ रहा है, सॉरी 3, 9 और 12 है ना। तो एलसीएम कितना आ रहा है 36 आ रहा है। 9 और 4 36 बनाएंगे। तो अगर आप कहोगे 36 एलसीएम आ रहा है तो मुझे इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से करना पड़ेगा और इसको 3 से करना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा किया तो ये बराबर हो गए। तो आप ध्यान से देखो तो इस नंबर को आप बेसिकली 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो अभी फिलहाल,
बराबर करने के लिए इसको 4 से कर रहे हो और इसको किससे कर रहे हो 3 से, क्या ये बराबर हो गए? यस। क्या ये बराबर हो गए? यस। अब अगर ये बराबर हो गए तो आपको तो 3 4 5 का रेशियो चाहिए। तो आप कहोगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे कुल मिला के। अब देखो दो चीजें यहां पर आपको समझ में आएंगी। पहली तो 12 3 36 जब मैंने इसको बनाया था तो तीनों अगर 36 36 36 होते तो बात अलग थी, लेकिन हमें पता है यहां पर कि 36 को 3 से गुणा करना है, फिर 4 से करना है, फिर 5 से करना है। तो 4 3 7 5 12 जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो 12 इंटू 36 बनेगा। ध्यान से देखना 12 इंटू 36 कितना होगा अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 144 इंटू 3 ये 432 बनेगा। टोटल पार्ट्स जो हैं जो 432 बनेंगे। अब हम ऐसे भी देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में टोटल मेरा 432 है। तो ए और बी गलत हो जाएंगे। यहां टोटल पार्ट 432 है, यहां भी टोटल पार्ट 432 है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि सही क्या है। पर टोटल जो तीनों को मिलाएंगे तो इतना आएगा टोटल वॉल्यूम। हम कैलकुलेट करते हैं, अब मिल को कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है। तो आपने कहा 12 3 36, तो ये हो गया 36 प्लस 12 3 36 कितना हो गया 36 प्लस 16 चौके 64, तो इसको लिख लो 64 प्लस 15 सत्ते कितना हो गया 105, तो ये हो गया 100 और 105 कितना हो गया 205। ये अगर 205 हो गया और टोटल अगर 432 है तो ये 227 हो गया कि नहीं हो गया? तो आपका आंसर क्या हो गया? सी, 205 रेशियो 227। तो वी कैन एक्चुअली डू द क्वेश्चन लाइक दिस और वी कैन ऑल्सो डू द क्वेश्चन लाइक दिस। मतलब हम टोटल वॉल्यूम देखेंगे, कई बार ऐसा होता है हिट, ये दोनों टोटल 432 एक ही ऑप्शन में होता है, वही सही होता है। हाँ जी, तो ये आप ऐसे समझ सकते हो। ये देखिए एक पार्टनरशिप है बिजनेस में जिसमें बी का कैपिटल कह रहा है हाफ है ए के कैपिटल से, और कह रहा है 10 महीने बाद बी ने क्या किया है अपना हाफ कैपिटल विड्रॉ कर लिया है, और आफ्टर 1 मंथ मोर ए ने अपना 1/4 कैपिटल विड्रॉ कर लिया है। अब ए अगर 1/4 विड्रॉ कर रहा है तो नेचुरली ऐसा महसूस हो रहा है कि हम ए को अगर 4 मान लें और बी उसका आधा है तो हम इसको 2 मान लेते हैं। तो ए का कैपिटल हमने मान लिया है 4 और बी का कैपिटल हमने मान लिया है 2, और देखते हैं क्या हो रहा है। 10 महीने बाद बी ने क्या किया है हाफ विड्रॉ कर लिया है। तो बी का इन्वेस्टमेंट 10 महीने तक कितना है 2 × 10, और बी का जो इन्वेस्टमेंट है बाकी 2 महीनों के लिए वो कितना है वो 1 × 2 होगा, क्योंकि उसने हाफ विड्रॉ कर लिया। तो कितना बचा 1। तो 2 का इन्वेस्टमेंट 10 महीने के लिए और फिर 1 का इन्वेस्टमेंट कितना 2 महीने के लिए। फिर ये जो 4 का इन्वेस्टमेंट है इसको जरा ध्यान से देखिए, 1/4 जो कैपिटल है वो ए ने इसके 1 महीने बाद विड्रॉ किया है। तो 4 का इन्वेस्टमेंट 11 महीने तक है, फिर 3 का इन्वेस्टमेंट आपका 1 महीने तक है। तो ये वैल्यू कितना हो गया 44 और 3 47, और ये वैल्यू कितना हो गया 20 और 2 22। तो कुल मिला के अगर हम देखें जो प्रॉफिट रेशियो बनने वाला है वो 47/22 बनने वाला है ए का बी से, और इसने पूछा क्या है बी का ए से, तो बी का ए से कितना हो जाएगा 22/47। डी ऑप्शन 22/47 जो है आपका वो सही है। ये सवाल देखें, ये सवाल कह रहा है आपसे कि एक कैंडिडेट है वो X% मार्क्स स्कोर करता है कि एग्जाम में और ए नंबरों से फेल हो जाता है, ए नंबरों से फेल हो जाता है। दूसरा कैंडिडेट है जो Y% स्कोर करता है और बी मार्क्स उसको ज्यादा मिलते हैं पासिंग मार्क्स से। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहां जरा ध्यान से देखते हैं क्या सिनेरियो आपको यहां पर प्रोवाइडेड है। तो यहां पर सिनेरियो आपको यह दिया हुआ है कि X% मार्क वो जब स्कोर कर रहा है तो वो ए नंबरों से फेल हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मान लिया वो X% मार्क्स स्कोर कर रहा है, सॉरी यहां X% मार्क्स स्कोर कर रहा है और ये मेरा मान लेते हैं पासिंग मार्क है। ये अगर पासिंग मार्क है तो ये कितने मार्क्स से फेल हो रहा है ए मार्क्स से, तो ये हमारा ए हो गया, यहां पर ए नंबरों से फेल हुआ, यानी पासिंग मार्क्स से ए नंबर पीछे रह गया। और जब कह रहा है कि इसको Y% मार्क्स मिले तो ये क्या हुआ बी नंबरों से पास हो गया, इसका मतलब इसको बी नंबर ज्यादा मिले, बी मार्क्स ज्यादा मिले, राइट। मैक्सिमम मार्क्स निकालना है तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा 100% होगा। तो आप यहां से कह सकते हो कि अगर Y-X% लिखें हम इसका इससे अंतर, तो इसके बीच की जो दूरी है वो किसके बराबर है a + b के बराबर है कि नहीं है। सो Y-X अपॉन, देखो बेसिकली मैं कह रहा हूं 1% निकाल लो आप, 1% आपका कितना हो गया a + b अपॉन Y-X, लेकिन टोटल मार्क्स तो भैया देखो 100% होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 100 टाइम्स a + b
अपॉन वाई माइनस एक्स। सो 100 टाइम्स ए प्लस बी अपॉन वाई माइनस एक्स कहाँ लिखा है? यहां लिखा हुआ डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो आप नंबर्स के टर्म्स में अगर दिए होते ना यहां पर, जैसे मान लिया होता 30 और 20, तो 30 माइनस 20 करते 10% करते, वो हमने इस तरह से कर लिया, राइट। आसानी से आपकी वैल्यू यहां पर निकल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100% आपका ये आ गया, ठीक है। देखिए सवाल कह रहा है कि अगर हम सेलिंग प्राइस को डिक्रीज करते हैं 71/3 से, तो लॉस जो होगा एक आर्टिकल पर वो हो जाता है 83 1/3% मोर देन प्रीवियस लॉस। सो फाइंड करना है आपको जो इनिशियल लॉस परसेंटेज है वो कितना है। देखो इसको कैसे समझना है आपको। आपका कुछ भी सेलिंग प्राइस है अभी, उसको आपको 71/3 से कम करना है। 71/3 कितना होता है जरा ये ध्यान से देखो। ये वैल्यू आपकी 5/7 है, क्योंकि 1/7 जो होता है तुम्हारा, ये होता है 14 2/7% होता है। इसको 5 से गुणा कर दो, 70 प्लस 10/7, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 71 3/7। अब जरा एक बात बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये वैल्यू मेरी 14 2/7% के हिसाब से निकाल ली हमने, 5/7 आ गई, तो आप कहोगे कि अगर सेलिंग प्राइस अभी 7 है तो नया सेलिंग प्राइस कितना होगा? आपने कहा 5/7 कम होने वाला है इससे 5/7 कम करोगे तो ये 2 आएगा। ये आपका है सेलिंग प्राइस न्यू, ये नया सेलिंग प्राइस है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। दिस इज न्यू सेलिंग प्राइस, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि अभी जो लॉस है वो 83 1/3% बढ़ गया है। अब देखो सेलिंग प्राइस अगर जो डिक्रीज हुआ है, क्या ये 5 का डिक्रीज है? यस। अगर आप कहोगे कि ये 5 का जो डिक्रीज है ये रिस्पॉन्सिबल है 5/6 लॉस के इंक्रीज होने का। इसमें बोला गया लॉस जो है 83 1/3% से बढ़ गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? 83/3% ऑफ द लॉस है जो ओरिजिनली था। तो यहां से आपको जो लॉस है वो कितना मिलेगा? इज इक्वल टू 6। ये ओरिजिनल लॉस है 6। तो अगर ओरिजिनल लॉस मेरा 6 है, तो मेरा ओरिजिनल जो सीपी है वो इससे 6 ज्यादा होगा, यानी सीपी मेरा 13 होगा। ये पॉइंट आप समझ लेना कि हमने क्या किया। हमने कहा अगर लॉस मेरा 5 एक्स्ट्रा हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस 5 से गिरी, 5 से कम हुई, तो जाहिर सी बात है लॉस भी 5 से बढ़ेगा। तो लॉस अगर 5 से डिक्रीज हुआ है, जो कि 5/6 ऑफ लॉस है, तो हमने निकाल लिया कि ये 6 के बराबर है। ओरिजिनल लॉस अगर 6 है तो सेलिंग प्राइस में 6 जोड़ूंगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। आपसे पूछा क्या गया है इनिशियल लॉस परसेंटेज कितना है। तो इनिशियल लॉस परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो ऐसे निकलेगा, राइट, कि आपका लॉस अमाउंट क्या है 6 और ये है आपका 13। अब इसकी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 13 चौके 52 होता है, 8 बचेगा, 13 छक 78 होता है, तो 46 समथिंग आएगा। ऑप्शन क्या हो गया? ए। We want to sign it out, you can do, find it out. 6/13 इंटू 100, और 6/13 इंटू 100 अगर आप करते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी 600/13, और 600/13 को अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो 13 चौके 52 हुआ, 52 और 8 60 हुआ, 80/13 बना, 13 छक 78, 2/3%। अगर आप पूरा निकालना चाहो निकाल लो, या आप मेंटली देख सकते हो कि ये 46 से ज्यादा है, और अगर 46 से ज्यादा है तो आसानी से निकल जाएगा आपको, ठीक है। क्लियर है? Nobody should have any problem in this question. हाँ जी, that's how you can do. Look at this question now. ये जो सवाल आपके सामने है ये क्या है? a² प्लस 3ab आपको दिया है 117/113, तो बताना है 3a माइनस 5b अपॉन 2a प्लस 4b कितना होगा। तो ये जो सवाल है आपको देखें अगर ध्यान से कि अगर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ये a प्लस b का होल क्यूब टाइप का बन सकता है। यहां पर देखो a³ प्लस 3ab² है, प्लस 3a² आएगा, प्लस b³ आएगा, a प्लस b का होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, यहां पर वैल्यू आपकी ऐसे बनेगी a³ प्लस 3ab² डिवाइडेड बाई 3a² प्लस b³ और ये वैल्यू आपकी कितनी है 117/113। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने जा रहा हूं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आप ध्यान से देखना, a³ प्लस 3ab² प्लस
3a² b प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब प्लस 3ab² माइनस 3a² b माइनस b क्यूब। ऊपर नीचे मैंने जोड़ा और फिर घटाया, तो अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना मिलेगा 230 बटे कितना मिल रहा है 4, यही मिल रहा है ना आपको 230/4। अब ये हो गया आपका a प्लस बी का होल क्यूब अपॉन a माइनस बी का होल क्यूब, और ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 230/4। नो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। यस, गलती ये है ना कि ये परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए, तो अगर ये 250/8 16 आता तो बन जाता है ना, 125 बन जाता। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द क्वेश्चन बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू मेक इट ए क्यूब कि ये 125 में कन्वर्ट हो, अगर 2 से डिवाइड होता है तो। डेटा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, चिंता मत करो। अगर टोटल 250 बनाएंगे और अंतर 16 बनाएंगे तो 133 और 17, ये ऐसा बन जाएगा। मैं बता रहा हूं, इसको करेक्ट कर लो, गलत है। इसको 133 बटा 117 कर लो तो होगा क्या, ये बनेगा आपका 250/16, ये हो गया 125/8। अब सॉल्व करना जरा। सो ये बनेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5/2 के बराबर। और अगर ये 5/2 के बराबर हो गया तो यहां से मैं a और b का रेशियो निकाल सकता हूं। कैसे? देखो a प्लस बी अगर 5 के इक्विवेलेंट है और a माइनस बी अगर 2 के इक्विवेलेंट है तो यू कैन राइट दिस टू बी 10 and 4 ऑल्सो। ठीक है, तो पहले आप 5/2 ही लिखो, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अगर कोई दिक्कत है तो, या फिर से कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दो। a रेशियो b मिलेगा आपको 7/3। मैंने फिर से CND लगा दिया एक्चुअली। a अगर 7/3 मिल रहा है तो रख के देखो जरा, मैच कर रहा है आंसर। तो 3 × 7 माइनस 5 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 7 प्लस 4 × 3, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 21 माइनस 15/14 प्लस 12, यहां गया 26 और 6, 3/13 कोई ऑप्शन है क्या? हाँ मिल गया, बी ऑप्शन। तो डेटा करेक्ट कर लेना प्लीज, देन यू विल गेट द राइट आंसर। ये 133/117 होना चाहिए ताकि क्यूब बने और आप क्यूब रूट निकालो तो ये 5/2 बने, फिर a और b 7/3 बने, फिर मैंने इसको रख दिया और आंसर 3/13 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी इस सवाल में। 3/13 इज द राइट आंसर हियर if we change the question and make it this. All right, क्वेश्चन 8 का भी आंसर गलत था। क्या गड़बड़ था इसमें? ए नहीं आ रहा है क्या? ए ही आएगा ना। एक मिनट, सही तो है मैंने जो भी लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है, करेक्ट है। ये 11 कैसे आएगा? देखो यहां 7 है जो हमारा सेलिंग प्राइस है। अगर इनिशियल लॉस मेरा 6 है, इनिशियल लॉस मेरा 6 है, तो सेलिंग प्राइस में जब लॉस जोड़ते हो तो कॉस्ट प्राइस मिलता है, तो 13 ही आएगा। ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। जब ये 13 होगा कॉस्ट प्राइस और आपका इनिशियल सेलिंग प्राइस 7 का है, तो 6 का लॉस 13 के बेस पर 6/13 मिलेगा, परसेंटेज ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, अच्छा राइट, सॉरी, हाँ ये चीज मैंने नहीं देखी थी। ये बिल्कुल 13 आनी चाहिए, सही बात है। मैंने इतना ही देखा, मुझे लगा ये सही होगा, बट ये सही नहीं था। सही बात है, ठीक है, मैंने तो 46 देख के ही लगा दिया था। हाँ ठीक है, 13 आना चाहिए, सही बात है। थैंक यू फॉर टेलिंग अबाउट दिस। ओके, ये सवाल देखते हैं। अगर अमाउंट एक सर्टेन प्रिंसिपल पर 4 सालों में 15% के रेट्स ऑफ इंटरेस्ट से अगर एनुअल कंपाउंडिंग की गई और वो मिला 275670, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 5th ईयर। अब सबसे अच्छी बात कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या होती है कि अगर मुझे यहां पर 4th ईयर के एंड का अमाउंट पता है,
जो कि आपको दिया हुआ है कितना 275670, ये दिया हुआ है मुझे। तो जाहिर सी बात है अगले साल का अमाउंट, जो कि आप 5वें साल की बात कर रहे हो, 5th ईयर की बात कर रहे हो, तो अगले साल का अमाउंट क्या होगा? अगले साल का अमाउंट इसी से 15% ज्यादा होगा। अब 15% या तो हम 3/20 करके निकाल लें या फिर हम 15% नॉर्मली निकाल लें। तो आप कहोगे इसका 15% कितना होगा? आप कहोगे इसका 10% लिखो पहले, 27567, ये 10% हो गया, ठीक है। फिर इसका 5% और निकालना है, तो आप कहोगे इसको 5% निकालना है, तो डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 13, 7, 8, 3.5, ये 5% हो गया। 5% इज हाफ ऑफ दिस। अब जरा इनको ना क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है। अगर आप इनको जोड़ोगे तो आप पहले इसको देखोगे 150 देगा आपको, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, 50 लिख दो, एक आपका कैरी हो गया। और 75 और 37 कितना होगा आपका? 112, तो 112 आपको एक हिसाब से 13 दे देगा, और एक कैरी हुआ तो 4 मिला, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 41,350.5, जो कि इसमें जुड़ने जा रहा है। ये वैल्यू जो है ना यहां पर जुड़ेगा। सो लेट मी राइट व्हाट यू विल गेट, 275670 यहां पर मैंने लिखा है, और इसमें मैं जोड़ रहा हूं 41,350.5। अब जरा इसको जोड़ो और क्या मिल रहा है जरा देखो। तो सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग चीज है आपका आंसर एक्चुअली आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखो कि अंत में 0.5 आ रहा है, और साथ ही साथ अगर आप देखो 75 को अगर 41 में खाली जोड़ दो तो यू आर गोइंग मोर देन 10। तो आंसर क्या हो गया? ये 0.5 अंत में, एंड यू आर गोइंग मोर देन 10, आई मीन 30 से ऊपर निकल रहे हो आप, 31 से ऊपर निकल रहे हो। पर जोड़ना है तो जोड़ लो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है यहां पर। ये आपका 50 यहां से 20 देगा आपको, 56 और 13 आपका होगा 69, तो 70 बन जाएगा, राइट। और फिर 27 और 4 आपका 31 सही है, 0.5। तो 31, 70, 20.5, डी ऑप्शन आपका आ गया। सो अच्छा सवाल था, बट नॉट सो डिफिकल्ट दैट यू कैन नॉट डू इट इजिली, यू कैन डू इट। आसानी से आपका सवाल हो गया, ठीक है। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। एक वैल्यू दी है, तो कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो यहां पर ध्यान से देखो आप, मैं लिख रहा हूं यहां पर रूट ऑफ 162 माइनस 112 रूट 2 माइनस 112 रूट 2, 162 माइनस 112 रूट 2, ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू है a माइनस बी रूट 2 के बराबर है। ये वैल्यू किसके बराबर है? a माइनस बी रूट 2 के बराबर है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे निकालना है। अब देखो जब भी ऐसा सवाल होता है आपको पता है क्या करना होता है। सबसे पहले इसको आप ऐसे करोगे, यहां 2 बनाओगे, और 2 बनाने से 56 जो होगा अंदर जाएगा, 56 अंदर जाएगा, तो 56 इंटू 56 अंदर जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट के अंदर लेकर गए हैं। अब मुझे कैसे ब्रेक करना है इसको कि मुझे यहां 162 मिले। तो देखो 56 दुना कितना होता है? 112, 112 और 56 अगर मिलाएंगे तो 162 नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फर्दर ब्रेक करते हैं, 8 इंटू 7, इसको भी ब्रेक करेंगे 8 इंटू 7, और इसको हम ब्रेक 2 ही रहने देते हैं। अब देखते हैं कैसे हमारा वैल्यू 162 बना सकता है। 8 और 7 के कॉम्बिनेशन से तो नहीं बना, भी हमने देखा। अब 8 और 8 को कंबाइन करो तो कितना मिलेगा? 64, 7 7 14 दुना, 7 7 49 दुना 98। क्या इसके कॉम्बिनेशन से आपको मिल रहा है? तो आपने कहा ये 162 दे रहा है, यस। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये बड़ी वैल्यू पहले लिखोगे आप, रूट 98 माइनस रूट 64 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 49, यानी 7 रूट 2 हो गई, और ये वैल्यू कितनी हो गई? -8। 7 रूट 2 -8 की अगर बात करेंगे तो हमें ये आंसर नहीं लिखना है कि इसका अंतर कितना है। आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि 7 रूट 2 -8 की जो वैल्यू है ये आपकी है a माइनस बी रूट 2 के बराबर। और अगर ये वैल्यू आपकी a माइनस बी रूट 2 के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी है आपकी? -8 है। और अगर मैं b के वैल्यू की बात करूं तो b की वैल्यू कितनी है? -7 है। आपको साइन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही निकालना है, तो माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आई 8 8 64, और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 7 49। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये वैल्यू हो गई रूट 113। रूट 113 को अगर आप ध्यान से देखो तो 10 जो नंबर होता है वो 100 देता है स्क्वायर करने पे, 11 जो होता है वो 121 देता है।
तो मेरा आंसर 10 और 11 के बीच में होगा, और 10 और 11 के बीच में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है सी, वही करेक्ट होगा। ठीक है, बिकॉज योर आंसर विल बी बिटवीन 10 एंड 11। ओके, क्लियर है? ये समझ में आया? मैंने कहा 113 है तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसी के बीच में होगा। 10 से बड़ा और 11 से छोटा, 10 से बड़ा और 11 से छोटा एक ही ऑप्शन है, वो आपका ये करेक्ट है 10.6। क्लियर है सभी को? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द आंसर इज गोइंग टू बी सिंपली दिस वन। लुक एट दिस, काफी बड़ा भयानक सवाल लग रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी एक साथ 20% ज्यादा टाइम लेते हैं एज कंपेयर टू द टाइम टेकन बाई ए बी सी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। बी गेट्स ₹1050 out of total ₹2450 paid to them. In how many days C alone will finish the work if B and C takes 34 days more than all working together? Let me see what is given. तो सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है कि A और B एक साथ, अगर मैं बात करता हूं A और B एक साथ अगर हैं, तो यहां पर दिया है कि इनका जो टाइम टेकन है वो 20% ज्यादा है टोटल की तुलना में। तो यहां मैं लिख रहा हूं ए बी सी तीनों है। 20% ज्यादा टाइम का मतलब समझ रहे हो आप कि अगर ये टाइम 5 है तो ये टाइम कितना है 6 है। ये आपको टाइम रेशियो दिया हुआ है, ये टाइम रेशियो है। अच्छा, अगर टाइम रेशियो कभी दिया है तो क्या हम एफिशिएंसी रेशियो लिख सकते हैं? आप कहोगे सेम काम के लिए टाइम रेशियो जो होता है एफिशिएंसी रेशियो उसका उल्टा होता है 5:6। ठीक है, अब जरा एक बात ध्यान से देखिए, ये तो हमें मिल गया कि ए बी की एफिशिएंसी और ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी में क्या अंतर है, 5:6। ठीक है, यहां से अगर आप ध्यान से एक चीज देखो तो ए बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 5 है और ए बी सी की अगर 6 है तो हम कह सकते हैं कि सी की एफिशिएंसी मेरी 1 है। ये भी निकाल सकते हैं, पर देखते हैं आगे क्या बोला है उसने। आगे ये बोला है कि बी को जो पैसा मिलता है वो टोटल यानी ए बी सी का कितना मिल रहा है आपको, वो कह रहा है आपको कि यहां पर 1050 मिल रहा है आउट ऑफ टोटल ऑफ 2450। ये 2450 टोटल पेमेंट है, उसमें 1050 अगर बी को मिला तो बी को कितना फ्रैक्शन मिलेगा जितना इसने काम किया होगा। अब मैं इसको जरा डिवाइड करके देखने जा रहा हूं कि वैल्यू है कितना। 5 से अगर आप डिवाइड करो इसको, या 15 से डिवाइड करो, 15 से हो रहा है क्या, राइट? 15 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे नहीं होगा, तो 5 से डिवाइड करो तो ये बनेगा 49, और 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो बनेगा आपको 21/49। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि टोटल जो रेशियो आया बी का आउट ऑफ टोटल वो 21:49 आया। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? जो भी आपके सामने अभी जो कुछ भी लिखा हुआ है मैंने सब लिखा है, बस कि ए बी का जो टाइम है अगर वो 20% ज्यादा है तो ये 5 होगा, तो ये 6 होगा। एफिशिएंसी रेशियो मेरा 5:6 हो गया। कोई क्लियर नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 1050 रुपए का पेमेंट बी को मिला है टोटल में से, वो अगर मैं डिवाइड करता हूं 5 से तो वो 21/49 निकल के आ रहा है। दैट इज ऑल्सो क्लियर, राइट? अब देखो यहां पर जो वैल्यू लिखी है फर्दर डिवाइड हो जाएगी 7 से, तो ये 3/7 बनेगी आपकी। एक्चुअल में ये वैल्यू आपकी 21 से डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है? 21 से नहीं, 7 से भी डिवाइड हो रही है और 5 से यानी 35 से डिवाइड हो रही है, तो 3/7 आ गई। अब देखो ध्यान से, आप कहोगे कि एक प्रॉब्लम नजर आ रही है हमें कि यहां हमारी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है 11, और यहां हमारी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है 7 आ रही है। तो आप कहोगे इन दोनों को ना सेम बनाओ। सॉरी, यहां आपकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है 6 आ रही है, और यहां टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है 7 आ रही है। अब टोटल एफिशिएंसी जो है वो तो सेम होनी चाहिए, तो इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 6 से गुणा करेंगे तो ये भी 6 से गुणा हो जाएगा, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे। अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो आप बताओ मुझे, क्या ये 7 छंग 42 हो जाएगा? यस, और ये भी 7 छंग 42 हो गया टोटल। अब सी कितना हो गया? अगर 7 से गुणा हुआ तो सी की वैल्यू 7 के बराबर आ गई। अब हमारा सारा कैलकुलेशन हो गया। देखो ध्यान से, सी का ए का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू कितना आएगा और सी का वैल्यू कितना आएगा हम देख सकते हैं। सी का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू कैसे निकला? यहां पर 6 तरीक 18 निकल गया। टोटल 42 है तो 18 7 25, और 25 और 17 42 होता है। ये तीनों की एफिशिएंसी आपके सामने मैंने लिख दी है, ए बी सी। इसको निकालने के बाद बोला गया है कि जो सी एलोन है
राइट, उसके बारे में पूछा गया कितने दिन में काम खत्म होगा। अगर ये कह रहा है कि जो एबीसी एक साथ काम करें मान लिया और बीसी केवल काम करें, तो यहां पर 34 दिन ज्यादा लगेंगे। अब इनकी एफिशिएंसीज को ध्यान से देखना, एबीसी कितना है आपका 42 है, बीसी कितना है आपका 25 है, ये एफिशिएंसी रेशियो है, ध्यान से देखिएगा। सो अगर ये मेरा एफिशिएंसी रेशियो है तो मेरा टाइम रेशियो कितना होगा, आप कहोगे अगर टाइम रेशियो आप लिखोगे तो ये बनेगा 25:42, तो मैंने यहां 25:42 लिख दिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यहां पर 34 दिन ज्यादा लग रहे हैं, तो आप कहोगे इसका अंतर है 17 पार्ट्स, और ये 17 पार्ट्स मेरा 34 के बराबर है, 34 दिन के बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप डिवाइड करोगे तो आपका 1 पार्ट कितना आ जाएगा, 2 डेज के बराबर आ जाएगा। और अगर मेरा 1 पार्ट 2 डेज के बराबर आ गया, अगर मेरा 1 पार्ट 2 डेज के बराबर आ गया, तो क्वेश्चन ने बोला है कि बी और सी तो के रिलेशन से मैंने ये निकाल लिया। अब कह रहा है सी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो जरा देखो, अगर 1 पार्ट 2 डेज के बराबर आ गया तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि 42 पार्ट किसके बराबर हो गया, आप कहोगे 42 पार्ट हो गया आपका 84 दिन के इक्विवेलेंट। तो टोटल जो काम है मेरा वो क्या है, एफिशिएंसी 25 इंटू टाइम टेकन 84, ये टोटल एफिशिएंसी हो गई, टोटल काम हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 25 इंटू 84 टोटल वर्क हो गया। इसको मुझे सी से कराना है, सी की एफिशिएंसी 7 की है, 7 से डिवाइड करूंगा तो मिलेगा 25 इंटू 12, और 25 इंटू 12 कितना होता है भैया, 25 इंटू 12 होता है 300 हो गया आंसर। तो हमने पहले क्या किया समझिएगा, हमने सबसे पहला काम ये किया है, हमने एफिशिएंसी रेशियो निकाला, फिर हमने रिवर्स करके टाइम रेशियो निकाला, फिर हमने कहा 17 पार्ट्स का गैप है जो कि 34 दिन के बराबर है, तो एक पार्ट 2 दिन के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं बीसी को ध्यान से देखूं तो 42 पार्ट लगे यानी 84 दिन लगे, 84 दिन लगे तो टोटल काम कितना हो गया, 25 यूनिट की एफिशिएंसी से 84 डेज, 25 इंटू 84 हो गया, और 25 इंटू 84 अगर मेरा टोटल काम है और सी की एफिशिएंसी मेरी 7 की है, तो आंसर यहां कितना आएगा 300 लगेगा, 300 दिन। अच्छा सवाल था, आसानी से आप कर तो लोगे, लेकिन इसमें कई सारे स्टेप्स हैं, आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें, तो फिर आंसर आपका निकल जाएगा। ये देखिए, 2 आदमी हैं ए और बी, और वो स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट एक्स से सर्कुलर ट्रैक पर। उसी समय विद ए मूविंग क्लॉकवाइज एंड बी मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 9 AM when A has covered 60% of the track. If A returns to X at 9:24 AM, then B returns to X at what time? So let us draw that movement and see what is happening. तो यहां पर आपको दिया है कि ये भैया 2 आदमी हैं A और B, वो एक पॉइंट X पे शुरू करेंगे यहां पर, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मान लिया A इधर जा रहा है और मान लेते हैं B मेरा इधर जा रहा है। These are A and B. A moving clockwise and B moving anti-clockwise. They meet for the first time at 9 AM when A has covered 60% of the track. So A अगर 60% of the track cover करेगा तो कहीं यहां मुलाकात होगी। This is the time period जिसको हम बोल रहे हैं 9 AM, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं लेट्स से डिस्टेंस कवर्ड बाय A, और ये जो दूरी है दूसरी वाली, ऑल सब्जेक्ट फॉर SSC एग्जाम्स, CGL मेंस लेवल तक के सब कुछ, प्रीलिम्स हो मेंस हो सब कुछ, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको 2499 में मिलेगा, और ये भी ऑफर आपका वैलिड रहेगा 1 अप्रैल तक। जो बी ने कवर की है ये वाली दूरी, which is distance covered by B, right? So distance covered by A, distance covered by B, ये जो रेशियो है वो आपको दिया है 3:2। तो अगर मैं यहां लिखूं कि DA रेशियो DB, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 3:2 के बराबर है। ये भी एक जानकारी आपको दी हुई है, ये भी जानकारी आपको दी हुई है। अब देखो इसने जो सवाल बोला है वो ध्यान से देखना है कि कह रहा है कि इसके बाद क्या होगा, दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 9 AM when A has covered this much track. If A returns to X at 9:24 AM, then B returns to X at what time? सो अब आपको देखना है भैया, देखो समझने की जरूरत क्या है कि क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि यहां से यहां तक जाने में ए को कितना टाइम लगेगा, 24 मिनट, क्योंकि बोला है 9:24 पे यहां पहुंच जाएगा। सो अगर 9:24 पे यहां पहुंच जाएगा तो इसको ए को आगे कितना टाइम लगेगा, 24 मिनट, और वो भी कितनी दूरी कवर करने में, 2 यूनिट की दूरी।
सो 2 यूनिट की दूरी ए को लगाएगी 24 मिनट आगे, तो शुरुआत में जो 3 यूनिट चल के आया है उसमें कितना टाइम उसको लगा होगा, उसमें उसको 36 मिनट लगा होगा। तो ये जो टाइम है वो 36 मिनट का होगा। अब मेरा एक सवाल है, जरा बताओ, उन्हीं 36 मिनटों में ये भाई साहब यहां से यहां आए होंगे, जो पहली मुलाकात है यहां पर हुई ना, ये पहली मुलाकात यही हुई ना इनकी, तो क्या इनको 36 मिनट लगे होंगे? यस, क्योंकि जब यहां से चलते हैं और यहां मिलते हैं तो टाइम कांस्टेंट है दोनों के लिए, स्पीड अलग अलग। तो 9 बजे जब मुलाकात हुई है तो ये भाई साहब अगर 36 मिनट चल के आए हैं, राइट, तो ये भाई साहब भी 36 मिनट ही चल के आए होंगे। अब ये बताओ कि अगर बी के केस में उनको 2 यूनिट चलने में 36 मिनट लगा है, तो आगे तो इनकी जर्नी में 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट में कितना लगेगा इनको? आप कहोगे 54 मिनट और लगने वाला है इनको। 54 मिनट अगर और लगने वाला है तो 9 के बाद ये भाई साहब यहां पहुंचने में 54 मिनट और लगा देंगे। सो अगर ये 54 मिनट और लगाएंगे तो आंसर क्या होगा? 9:54 डी ऑप्शन। हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? 9:54 हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा सवाल है जिसमें थोड़ा सोचना है, बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है कि देखो पहले निकाला हमने कि इनको अगर यहां से 24 मिनट लगेगा 2 यूनिट जाने में, तो इनको 3 यूनिट आने में कितना लगा होगा? 36 मिनट लगा होगा। अच्छा, तो यानी शुरुआत में चलने के 36 मिनट बाद ये लोग 9 बजे यहां मिलते हैं, तो शुरुआत से जब एक साथ चले थे तो 36 मिनट ये चल के आया, तो 36 मिनट ये भाई साहब भी चल के आए हैं। तो बी भाई साहब अगर 36 मिनट में 2 यूनिट चल के आए हैं तो इनको आगे 3 यूनिट जाने में 54 मिनट लगेंगे। हो गया आंसर। गुड क्वेश्चन, बट गुड क्वेश्चन। ये सवाल देखिए, एक ट्राइंगल का आपको इन रेडियस दिया हुआ है, वो 2 सेंटीमीटर है, और आपको सरकम रेडियस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है साइन a/2, साइन b/2 और साइन c/2 क्या होगा। ओके, तो देखो ये सवाल जो भी है इसको करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट, कि क्या होता है इन रेडियस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सर्कम रेडियस। और ये किसको पता है फॉर्मूला? ये किसी को याद है फॉर्मूला? ये पता होना चाहिए, नहीं है तो रटो। किसी को याद है फॉर्मूला कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रिलेशनशिप साइन a/2, साइन b/2, साइन b/2, जहां पर ABC आपके एंगल्स होते हैं। ABC आपके क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के। ओके, सो उन्हीं ट्राइंगल के एंगल से ये निकल के आता है। कितने लोगों को फॉर्मूला रटा हुआ है इसका प्लीज, क्योंकि बिना उसके तुम लगा नहीं पाओगे सवाल। You can't do anything if you don't know the formula, right? And if you know the formula, you can do it easily. What is the answer? 0.125. फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है R इज इक्वल टू 4 टाइम्स R साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, where this R is in radius which is 2 and this R is circum radius which is given to be 4, और ये आगे आपका हो गया साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। तो ये जो एंगल होते हैं ना ट्राइंगल में, ये ABC, ये वही है a/2 b/2 c/2। यहां से निकाल लो साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 कितना हो गया? 2/16 यानी 1/8, और 1/8 क्या होता है आपका? 0.125। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रट लो। a/2√3 जो होता है वो पता है क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। किसी भी ट्राइंगल में जिसमें ABC आपका वर्टेक्स पॉइंट्स हैं, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रिलेशनशिप ये होता है, राइट? तो ये उसी के रेस्पेक्ट में ये सवाल पूछ रहा है। सो बेसिकली यू शुड नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन रेडियस, सर्कम रेडियस एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। समझ में आएगी मेरी बात? आनी चाहिए। ओके,
लुक एट दिस नाउ, गलत फिगर है, ये दोनों सटे होने चाहिए, फिगर इज नॉट राइट। ओके, सो बताते हैं ये सवाल क्या है। देखो ये सब सवाल जब एग्जाम में आएंगे ना, तो यू कैनॉट अफोर्ड टू सॉल्व देम इन एग्जाम, राइट, यू कैनॉट। सो यू शुड, मैंने यूट्यूब पे भी लेसन्स डाले हुए हैं, अगर आपने कभी देखे हो मेंसुरेशन के, उसमें ये सारी चीजें मैंने कराई हुई है बेसिकली। ओके, सो एसेंशियली देखिए ये सवाल कैसे होते हैं, व्हाट इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, हाउ दिस क्वेश्चंस आर डन इज बेसिकली, देखो फर्स्ट ये आपका एक स्क्वायर है और ये एक क्वार्टर सर्कल आपका दिख रहा होगा, ये एक दूसरा सर्कल आपको दिख रहा होता है। तो इसको अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस। हाउ विल यू डू दैट, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू दिस, कि ये रेडियस लेट्स से मानते हैं, पहले ये रेडियस आपको निकालना पड़ेगा। तो आप कहोगे ये मान लिया r और r है, तो आप इसको r और r बोलते हो, तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है r√2, ये वैल्यू क्या होगी तुम्हारी r√2 हो गई, ये r√2 हो गई। फिर आप इसको ना ऐसे करके जब यहां से आगे बढ़ाओगे यहां मिलता है, सो ये जो रेडियस होता है, अगर ये साइड मैंने बोला है a के बराबर है, तो इतनी लेंथ कितनी हो गई आपकी, दैट इज ऑल्सो a, सर्कल का रेडियस a भी है, और ये वैल्यू क्या है r है, एंड दिस इज r√2। तो आप कहते हो ऐसे कि जो पूरा डायगोनल लेंथ है वो किसके बराबर है, वो डायगोनल लेंथ आपका a√2 के बराबर है, एंड दैट a√2 इज इक्वल टू a प्लस r√2, है कि नहीं है। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से, r कॉमन लिया तो आपको मिला √2 + 1, और वहां आपको मिला a इंटू √2 - 1। r की वैल्यू जो आई वो आपकी आई a इंटू √2 - 1 अपॉन √2 + 1। इसको अगर आप रेशनलाइज करोगे तो ये बन जाएगा आपका। सो कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला पूछा जाएगा जिसमें ये दो साइड्स को टच कर रहा है और इस सर्कल को टच कर रहा है, सो वो रेडियस तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, वो रेडियस आपका कितना निकल के आएगा, वो रेडियस आपका निकल के आएगा r बराबर a इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मेक सेंस। अब सवाल ये उठा भैया, सवाल ये उठा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट नाउ इसका रेडियस, मान लिया इसको आपने बोला है स्मॉल r, ये वैल्यू मान लेते हैं स्मॉल r। आप देखो ये एग्जाम में लगा थोड़े ना पाओगे बैठ के कि यहां बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, मैंने तो निकाल के एक आपको दिखा दिया, अभी एक निकाल के भी बात बनी नहीं है, अभी तो आपको दूसरा निकालना पड़ेगा। हाँ जी, दूसरा निकालो, राइट। सो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो दूसरी वैल्यू निकालनी है वो आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट दिस। तो देखो इसका बहुत ही सिंपल सा एक एक्सप्रेशन होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं याद है, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने आपको मैथ्स पढ़ाई है नहीं पढ़ाई है, आपने कहाँ पढ़ा है मुझे नहीं पता है। तो ये होता है रिलेशनशिप एक कि दो सर्कल्स हैं अगर, और इनका एक कॉमन टेंजेंट है, उसके बीच में अगर एक सर्कल है लेट्स से लाइक दिस, सो मान लेते हैं इसका रेडियस a है और इसका रेडियस मान लेते हैं b है, और इसका रेडियस क्या है, c है। ये रेडियस अगर c है तो 1/√c जो होता है आपका, ये 1/√a प्लस 1/√b के बराबर होता है। वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब अगर आप ध्यान से देखो और इस सर्कल को अगर कंप्लीट करो ऐसे लाइक दैट, तो वही कहानी आपको मिलेगी कि एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इसका ये कॉमन टेंजेंट है, उसके बीच में टच करता हुआ एक सर्कल है। तो यहां से आपको मिलेगा कि 1/√r जो आपका है, ये वैल्यू आपको मिलेगी 1/√a प्लस 1/√r। दैट्स व्हाट यू विल गेट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज। सो 1/√a प्लस 1 जो √r है आपका वो क्या बनाएगा, √a इंटू √2 - 1। दैट्स व्हाट यू विल गेट। अब यहां से इसको सॉल्व करो और बताओ वैल्यू क्या है। सो आप कहोगे 1/√r की जो वैल्यू है मेरी, दैट इज इक्वल टू √a इंटू √2 - 1 में कॉमन ले रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं, तो यहां पर आपको मिलेगा √2 - 1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हुआ। यू कैन जस्ट सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। r की वैल्यू आपकी आ गई a इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2।
दैट्स व्हाट द वैल्यू ऑफ आर इज, a into root 2 minus 1 का whole square upon 2. You can remember it. That's what the answer is. So यहां पर जो आपका आंसर आने वाला है, a की वैल्यू 4 दी है, तो 4 upon 2 into root 2 minus 1 का whole square, which you can open. It is 2 into 2 और 1 कितना हो गया 3 minus 2 root 3, 2 root 2, तो ये हो गया 6 minus 4 root 2, डी ऑप्शन. बट एग्जाम में आप फॉर्मूला रट के जाओगे और कोई तरीका नहीं, दोनों फॉर्मूले रट लो कि आर की वैल्यू इसके बराबर होती है. अगर इसको खोलोगे तो ये वैल्यू होगी 3 माइनस 2 रूट 2, ऐसे. ठीक है, बस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊंगा जिससे ये आपको हमेशा याद भी रहेगा. इस वैल्यू को जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, आर बराबर ए इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 बटे 2 है कि नहीं है. यहां जो वैल्यू आई थी उसी का हाफ निकल कर आया है ये, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो r है ये r/2 है कि नहीं है. यस, तो दैट इज अ वंडरफुल रिलेशनशिप, राइट, दैट दिस r इज इसका r/2. सो यू कैन निकालो और सॉल्व कर लो. ठीक है, ये निकाल के उसका आधा कर दो. तो ध्यान रखिएगा इसको, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा. और ये जो क्वेश्चन होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे सटा होना चाहिए. डायग्राम गलत था. ठीक है, ऑलराइट, डी ऑप्शन हो गया. ये देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम ऑफ 48 मीटर लॉन्ग, 32 मीटर ब्रॉड एंड 16 मीटर हाई. सो बेसिकली ये एक क्यूबॉइड है और किसी भी क्यूबॉइड में जो लॉन्गेस्ट रॉड रखी जा सकती है, तो मैं बना रहा हूं ये क्यूबॉइड. तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड, है ना. लॉन्गेस्ट रॉड की बात हो रही है तो आपको पता है लॉन्गेस्ट रॉड कहां रखी जाएगी, अलोंग द डायगोनल. लॉन्ग, ये जो डायगोनल है ना ये वाला, इसके अराउंड ही वो रॉड रखी जाएगी. और इसकी लेंथ कितनी होती है आपकी, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर कितना हो गया 48 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर. अब ध्यान से देखो, यहां 16 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 16 आ जाएगा और अंतर क्या मिलेगा, 16 3 48 होता है तो 9 बनेगा, 16 2 32 होती है तो 4 बनेगा और ये तो 1 ही बनेगा. 9 4 13 14, तो 16 इंटू रूट 14 इज माई आंसर. रूट 14 की वैल्यू आपको पता है किसके किसके बीच में होगी, बिटवीन 3 to 4. बिटवीन 3 to 4 अगर तो मेरा आंसर 48 से 64 के बीच में होगा. और 48 से 64 के बीच में सिर्फ एक ही आंसर है और उसका नाम है सी. देखो ना ध्यान से, बिटवीन 3 to 4 और रूट 14 अगर है तो रूट 14 की वैल्यू मैंने बोला कितनी होगी आपकी, 16 इंटू बिटवीन 3 से 4. तो बिटवीन से 3 से 4 का मतलब मेरा आंसर 48 से लेकर 64 के बीच में होगा. एक ही ऑप्शन है, वही सही होगा, सी ऑप्शन. नेवर एवर कैलकुलेट एग्जैक्टली, इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड यू विल नॉट डू इट. जरूरत हो तो करेंगे ना, ऐसे क्यों करेंगे, सी ऑप्शन लगा दो. 59.86 इज द राइट आंसर हियर. विदाउट एनी चैलेंज यू कैन गेट इट. क्लियर है सभी को. हाँ जी, अगला सवाल देखिए, कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24. पहले तो देखो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है. आप कहोगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की अगर बात की जाएगी तो ये होता है सिंपली कि जो भी आपका नंबर है 24, उसकी पावर जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2 करना होता है. नंबर की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2. तो पहले देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो आपको 24 होता है आपका 8 इंटू 3, सो 2 की पावर 3 इंटू 3. सो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके हो गए 4 इंटू 2 यानी 8. तो आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा 24 की पावर 8 बटे 2 यानी 24 की पावर 4. 24 की पावर 4 जो नंबर हुआ ये बेसिकली हुआ आपका 576 का होल स्क्वायर, 576 का होल स्क्वायर. अब आपको ये तो पता है कि अंत में 6 आएगा, पर इससे बात बनेगी नहीं क्योंकि देयर आर 2 ऑप्शंस लाइक दिस. तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैं अगेन आपकी हेल्प करता हूं, मदद करता हूं. 576 का स्क्वायर डायरेक्टली कैसे निकाल पाओगे, ठीक है. देयर आर मेनी वेज आउट इन विच यू कैन ट्राई, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द स्मार्टेस्ट वे टू डू द क्वेश्चन.
यू कैन राइट दिस 575 का होल स्क्वायर, उसी के आसपास होगा ना, उसी के आसपास होगा। कितने लोगों को ये पता है कि अगर मुझे n+1 का स्क्वायर निकालना हो तो ये आपको पता है कि n² + 2n+1 होता है। इसका मतलब होता है n² प्लस वो नंबर और उसका अगला नंबर। तो अगर मुझे 576 का स्क्वायर निकालना है तो इट विल बी सिंपली 576 का स्क्वायर मान लिया हमको निकालना है, तो ये सिंपली क्या है 575 का स्क्वायर प्लस 575 प्लस 576, या आप ध्यान रखो कि इसका 2n+1 करना है। तो 575 कितना हुआ 1150, 1151, इसमें जोड़ना है बस। तो मैं 575 का स्क्वायर अगर निकालूंगा तो मुझे जानता हूं ये 5 का स्क्वायर लास्ट की 2 डिजिट देगा आपको, और जो ये 57 है जब 5 अंत में होता है और उसका स्क्वायर निकालना होता है तो हम करते क्या हैं, हम जो भी इसके पहले लिखा होता है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये नंबर जो आपको मिल रहा है ये मिल रहा है 57 इंटू 58। 57 इंटू 58 कितना होगा 57² प्लस 57, इसको मैं 57 + 1 लिख सकता हूं। 57 का स्क्वायर कैसे होगा 25 से कितना ज्यादा है 32, तो ये हो गया आपका 32 49, 50 से 7 ज्यादा है, ठीक है, प्लस 57 यहां जोड़ दो आप। तो अगर आप एग्जैक्टली इसको निकालना चाहते हो तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये हो गई 3306। तो यहां पर आप लिखोगे 3306 और इसमें क्या जोड़ना है तुम्हें 1151। जोड़ने की जरूरत थी नहीं क्योंकि 330 से ऊपर और अंत में 6 वाला एक ही नंबर है, ए ऑप्शन। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, बट स्टिल इफ यू वांट टू फिगर आउट you can do that, that's not a problem, and then I will tell you more ways to do the question. ये हो 331,776। दूसरा तरीका देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या था कि जब मुझे पता है कि मेरा आंसर 576 का होल स्क्वायर है, आप जरा सोचो कि 570 का होल स्क्वायर क्या होगा, आप सोचो 57 का स्क्वायर क्या होगा। अभी मैंने निकाला है आपके सामने 3306, निकाला है कि नहीं निकाला है। 57 के स्क्वायर में ही मुझे यहां 33 दिख जाता है, तो अगर अपन ने 576 का स्क्वायर किया तो 33 तो शुरू में दिखेगा ही, एक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक नुआंसेस इन कैलकुलेशन। छोटी छोटी चीजें हैं ये आपकी जीवन की, इनको देखते रहो बस, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती से आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। कि भैया 57 निकाल के ही हम देख सकते थे कि यार वही आपकी वैल्यू को बढ़ा दे रहा है, 3300 पे ले जा रहा है, तो 33 से तो आंसर शुरू होना ही होना है या उससे ज्यादा। बाकी तीनों ऑप्शन में 31 31 31 है तो गॉन केस नहीं हो सकता। हाँ जी, कह रहा है एक बॉलर है जिसका बॉलिंग एवरेज 20.85 रन्स पर विकेट है और वो 5 विकेट लेता है 15 रन देके एक मैच में, और उससे क्या होता है उसका एवरेज 0.85 से डिक्रीज हो जाता है। तो नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच वाज। तो देखो ध्यान से, बॉलिंग एवरेज आपको दिया है 20.85 रन्स पर विकेट है, सो 20.85 उसका ऑलरेडी एवरेज है, ठीक है। अब कह रहा है आखिरी मैच में क्या हो रहा है, 15 रन दिया उसने 5 विकेट के लिए, तो उसका एवरेज कितना है 3 का है, तो यहां पर 3 का है। आर यू गेटिंग दिस? बॉलिंग एवरेज 20.85 है और आखिरी मैच में कह रहा है 15 रन देके वो 5 विकेट लेता है, तो एवरेज कितना हुआ 3 रन पर विकेट। अब कह रहा है कि इससे हो क्या रहा है कि जो एवरेज है वो 0.85 से गिरा, तो एवरेज कितना हो गया उसका, 20 हो गया। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट टेक दिस 17 एंड जस्ट टेक दिस 0.85, और अगर ये रेशियो आप कैलकुलेट करते हो तो ये 1700 रेशियो 85 बनेगा, ठीक है। आप डिवाइड कर लो इसे 17 से तो बनेगा 0.05। अब ये 100/5 हो गया तो ये 20/1 हो गया, 20 रेशियो 1 हो गया। अब आप कहोगे ये एक पार्ट क्वेश्चन में दिया है कि 5 विकेट के बराबर है, यहां 5 विकेट है तो ये 20 कितना होगा 100 विकेट के बराबर हो गया। आंसर इज व्हाट बी, ठीक है। एलिगेशन लगाया मैंने, रन्स पर विकेट ही बॉलर के एवरेज होते हैं, और जब एलिगेशन लगाते हो तो ये मिलता है आपको विकेट रेशियो, जो नीचे आता है उसी का रेशियो मिलता है। यहां 20.85 3 20 हो गया, डन। ये देखिए एक 4 डिजिट नंबर है, वो PPQQ फॉर्मेट का है
और एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको बताना है कि P इंटू क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए लास्ट 2 डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी स्क्वायर में आखिरी के जो 2 अंक होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है, अगर मैं किसी भी नंबर को ऐसे लिखूं, मैं आपको समझाता हूं थोड़ी देर के लिए, कि अगर किसी भी नंबर को मैं ऐसे लिखूं 50k प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अगर आप ये नंबर निकालोगे तो आप देखोगे कि आपको मिलेगा क्या, 2500 टाइम्स k, और यहां पर आपको मिलेगा प्लस माइनस 100 टाइम्स k, और आपको यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आप ये देखोगे कि k स्क्वायर कुछ भी हो, ये लास्ट में 2 जीरो देगा मल्टीप्लाई होके, k कुछ भी हो लास्ट में 2 जीरो देगा मल्टीप्लाई होके, केवल x ही डिसाइड करता है x का स्क्वायर कि आखिरी के 2 अंक क्या होंगे। और ये x है क्या? ये x है 50 के मल्टीपल से कितना आगे या कितना पीछे है। मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है, मान लिया 73, तो 73 जो है आपका ये 50 इंटू 1 प्लस 23 है, तो आप कहोगे ये जो 23 है इसी का स्क्वायर आखिरी के 2 अंक डिसाइड करेगा। 23 के स्क्वायर के अंत में 529 आता है, तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वही इसका भी लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा 73 का। तो दुनिया के किसी भी नंबर का अगर आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना है स्क्वायर करके, तो आप किसी भी 50 के मल्टीपल के पास जाओ जो उसके नियरेस्ट हो। जैसे अगर कोई नंबर 73 है तो वो 50 के नियरेस्ट है, लेकिन कोई नंबर अगर 78 है तो वो 50 से 28 दूर है, 100 से कितना दूर है, 22 दूर है। तो मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास नंबर है मान लिया 78 का स्क्वायर, तो 78 के नियरेस्ट 100 का मल्टीपल क्या है, आप कहोगे 22, कम करने पे मिलेगा। तो इसका जो स्क्वायर का आखिरी 2 अंक है वो कौन डिसाइड करेगा? वो 22 का स्क्वायर डिसाइड करेगा, जो कि 484 होता है, नहीं 84 होता है। तो अगर आपको दुनिया के किसी भी नंबर के स्क्वायर के आखिरी 2 अंक जानने हैं, तो 1 से 25 तक के नंबरों के स्क्वायर्स ध्यान रखो बस, और वही लास्ट 2 डिजिट आपको बता देंगे किसी भी स्क्वायर का कितना है। उसी लॉजिक का यहां यूज हुआ है कि जो 4 डिजिट का नंबर है वो कह रहा है PPQQ है। अब अगर वो नंबर आपका PPQQ है तो मुझे P इंटू क्यू निकालना है। अब देखिए ध्यान से, 1 से 25 तक के स्क्वायर अगर आप सारे लिखोगे तो आखिरी 2 अंक सेम पता है कब आएंगे? जब वो नंबर आपका इस टाइप का होगा, x0 का होल स्क्वायर, तो आपको जो भी देगा x स्क्वायर 00, या उस नंबर के अंत में आप ध्यान रख देना उसका लेना देना किससे होना चाहिए? 12 से होना चाहिए। 1 से 25 तक के स्क्वायर में या तो 12 का स्क्वायर 144 देता है जिसके अंत में 44 आता है, 2 डिजिट सेम आती है, तो 12 का जो स्क्वायर होगा ये आपको 44 देगा अंत में 144। या फिर आप कोई नंबर जो 0 में एंड हो रहा है, जैसे 10 का स्क्वायर, जैसे 20 का स्क्वायर, ये 2 नंबर हुए, ये 100 और ये 200 बना रहा है, तो 00 अंत में दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये आपको ध्यान रखना है कि यही 2 तरह के नंबर हैं जो मुझे 144 यानी लास्ट में 44 बना सकते हैं। अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो P इंटू क्यू कहीं 0 है क्या? कहीं 0 है क्या? नहीं। अगर 0 नहीं है तो ये वाला केस नहीं हो सकता, क्योंकि इस वाले केस में यहां 0 होना जरूरी है। सो वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट 12। ओनली 12 जो मेरा नंबर है वो मुझे लास्ट में 2 डिजिट सेम दे सकता है। तो अब स्क्वायर क्या क्या बनेंगे? तो आप कहोगे देखो एक काम करते हैं, 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का पहला नंबर कौन देता है? 32 का स्क्वायर देता है। तो मतलब हमें क्या करना है? 32 के स्क्वायर से बड़ा नंबर लेना है। अब 32 के स्क्वायर से बड़ा नंबर जिसका 50 से लेना देना हो, सॉरी जिसका 12 से लेना देना हो, वो नंबर बनेगा पहला 50 माइनस 12 का होल स्क्वायर, दूसरा नंबर बनेगा 50 प्लस 12 का होल स्क्वायर, तीसरा नंबर बनेगा 100 माइनस 12 का होल स्क्वायर, चौथा नंबर बनेगा 100 प्लस 12 का होल स्क्वायर। बट एक बात का ध्यान रखना, ये गलत है। क्यों? 100 प्लस 12, 100 का स्क्वायर ही 5 डिजिट का होता है, 10,000। तो ये जो नंबर है ना, ये 5 डिजिट का हो गया, 5 डिजिट, ये चलेगा नहीं, काट दिया। अब ये नंबर हो गया मेरा 88 का स्क्वायर, ये नंबर हो गया मेरा 62 का स्क्वायर, और ये नंबर कितना हो गया मेरा 38 का स्क्वायर। तीनों को निकाल के आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला केस है। 88 का स्क्वायर निकालते हो तो 100 माइनस 12 है, 88 में फिर से 12 माइनस करो तो आपको मिलता है 76, 144, ये हो गया 77, 44। देखो ये परफेक्टली आपका नंबर मिल गया सीधे, ये मिल गया ना PPQQ। अगर ये नंबर आपको PPQQ मिल गया तो 7 इंटू 4 कितना है? 28 है। तो यही वो 4 डिजिट वाला नंबर है जो फर्स्ट 2 डिजिट सेम देता है और लास्ट 2 डिजिट भी सेम देता है। दिस इज द ओनली 4 डिजिट नंबर एक्चुअली जहां पर ये हो सकता है। बाकी आप निकाल के देख लो, ये 25 है, 25 में आप 37 जोड़ोगे तो 62 आएगा, तो ये हो गया 38, 44। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहां पहले की 2 डिजिट सेम नहीं है। ये नंबर क्या हुआ आपका? 38 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 25 और 13, ये हो गया 1444। यहां पर ये लास्ट 2 डिजिट सेम है बट पहली 2 डिजिट सेम नहीं है, तो ये भी गलत हो गया।
the only four digit number which gives this format where first two digit and last two digit are same, that is 7744, और ये किसका स्क्वायर है? 88 का स्क्वायर है। आप चाहो तो इसको एज ए फैक्ट याद रख सकते हो, बिकॉज दिस इज द ओनली नंबर एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान रखने लायक नंबर है भाई ये देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x माइनस वाई आपको दिया हुआ है 80 के बराबर, और x इंटू वाई का प्रोडक्ट आपको दिया है 144, तो आपसे पूछा गया है 3x माइनस 4y कितना होगा। एक हिसाब से देखो तो आपके पास दो इक्वेशन है x इंटू वाई एक इक्वेशन है, और आपके पास एक दूसरी इक्वेशन है जो आपके सामने लिखी हुई है। लेट अस सॉल्व दिस एंड सी व्हाट इज गिवन। अगर मैं पहली इक्वेशन में x माइनस वाई कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे? x माइनस वाई माइनस 2 मिलेगा, पहले ब्रैकेट से x माइनस वाई मिलेगा और दूसरे ब्रैकेट से -2 मिलेगा, और ये वैल्यू मेरी किसके बराबर है? ये वैल्यू मेरी 80 के बराबर है। अब देखिए आपको ध्यान क्या देना है, जो भी एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा है इसमें जो x इंटू वाई की वैल्यू 144 है, 144 है, उसका इस्तेमाल कैसे हो? दो तरीके हैं। देखिए, एक तरीका है कि मैं इक्वेशन को सॉल्व करूं या मैं यहीं से दिमाग लगाऊं। x इंटू वाई अगर 144 है तो आप कहोगे 12 इंटू 12 का केस हो सकता है, 9 इंटू 16 का केस हो सकता है, बहुत सारे केसेस हैं। अब आपने कहा अगर 12 और 12 अगर हमने लिया होता x और y तो ये तो चलता नहीं, 0 हो गया होता। तो मैंने कहा कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो आपने कहा ये ट्राई करो जरा, 16 और 9 है क्या? 16 और 9 कितना होगा? 7 7 49 बनेगा। और अगर ये 49 बन गया राइट, तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर है, ट्वाइस ऑफ समथिंग। ऑड में इवन घटाएंगे 80 नहीं बनने वाला, छोड़ दो, तो ये नहीं हो सकता है। फिर सो आपने कहा एक काम करो, इसको 3 देते हैं तो ये बनेगा 36 इंटू 4। जरा इसको देखो, 36 इंटू 4 अगर आपने लिया तो क्या बनेगा आपका? नहीं, यहां भी गड़बड़ है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर 36 इंटू 4 करोगे तो 30 का स्क्वायर बन गया, ये 32 का स्क्वायर। तो आपने कहा ये भी तो नंबर पॉसिबल था, 24 इंटू 6। मैंने कहा चलो ये भी देख लेते हैं, राइट। आई एम जस्ट सेइंग कि सजेस्ट मी सम ऑप्शंस डायरेक्टली दैट कैन बी द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने कहा अगर ये 24 और 6 लिया तो 24 माइनस 6 कितना होता है? 18 का स्क्वायर 324 हो जाता है। 80 देगा क्या? नहीं देगा। सो कैन यू टेल मी एनी अदर वैल्यू वेट यू फील लाइक इट इज हैपनिंग? देखो 12 इंटू 12 में हुआ नहीं, 16 इंटू 9 में हुआ नहीं, फिर हमने कहा कि चलो ये कर लो 36 इंटू 4, इसमें भी हमें दिख रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, फिर आप क्या कहोगे? क्या कोई और मल्टीपल है जो आप जानते हो जो ऐसा कर दे? ठीक है, एग्जैक्टली, somebody got it right, which is 18 and 8। ये मैंने डेलिबरेटली स्किप किया था, ठीक है, राइट, जानबूझ के किया था, क्योंकि आपको जब 80 लाना है तो आप बेसिकली चाहोगे कि फर्स्ट जो स्क्वायर है ना वो आपको उसके आसपास नंबर दे। एंड यू लुक इट क्लियरली, 18 और 8 से मिलेगा कितना आपको? 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10, 20। ये हो गया कि नहीं हो गया 80? यस। तो नंबर क्रंच करके आप देख सकते हो कि बात हो रही है 18 और 8 की। और अगर बात 18 और 8 की हो रही है तो मैं दूसरा सवाल तुमसे ये पूछूंगा कि x कितना है? 18 है, x मेरा 18 है, और y कितना है? 8 है। तो जो पूछा गया वो निकाल दो। आपने कहा 3 इंटू 18 माइनस 14 इंटू 8, तो ये हो गया 54, और ये हो गया माइनस 112। कितना हुआ आपका? माइनस 58। डी ऑप्शन। अच्छा सवाल था, बिकॉज यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन द नंबर्स कि वो नंबर्स क्या है। अब देखो ध्यान से, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था ये भी इसी वजह से लिखा था क्योंकि यहां ये चीज ज्यादा क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो कैसे, आपको यहां दो नंबर ऐसे खोजने हैं जिसमें 2 का अंतर हो। ये x माइनस वाई है, ये x माइनस वाई माइनस 2 है। अब क्या आप जल्दी से नहीं देख पाते कि x माइनस वाई और x माइनस वाई माइनस 2 ये 10 इंटू 8 सेटिस्फाई कर रहा है? इसको सीधा दिख जाता आपको। मैंने ये लिखा था यहां पर, ठीक है, कि कोई तो पकड़े। जब आप इसको ऐसे लिखते हो तो आपको सीधा दिख रहा है ना, समथिंग और समथिंग माइनस 2, 10 इंटू 8 सेटिस्फाई कर गया। अब आपको पता चल गया कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 10 के बराबर है कि नहीं है? यू नो दैट। अब x माइनस वाई अगर मेरा 10 के बराबर है, जिनमें अंतर मेरे को क्या रखना है? x माइनस वाई का वैल्यू मुझे कितना रखना है? 10 के बराबर रखना है। तो आप रख के ये वेरीफाई कर लोगे कि हाँ यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है, मुझे क्लियर हो गया। अब x माइनस वाई का अंतर 10 है,
देन यू गो एंड फिगर आउट हियर एंड यू विल फाइंड इट इजिली कि मुझे 10 के अंतर पे दो वैल्यूज लेनी है 144 के लिए, तो वो कितना है, वो वैल्यू आपकी 18 और 8 है। मिल गया आंसर, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। जर्नी ऑफ 48 किलोमीटर टेक्स 1 hour लेस बाई ए फास्ट ट्रेन A than by a slow train B. If the average speed of B is 24 km per hour less than average speed of A, find the speed of B in km per hour. What does it mean simply? Just see. 48 किलोमीटर की जर्नी है यानी डिस्टेंस क्या है, सेम है। और तुम बताओ कि जो एवरेज स्पीड B की है वो कह रहा है 24 कम है, 24 कम है देन द एवरेज स्पीड ऑफ A, और 1 घंटे का अंतर है। ये कितना बड़ा काम है सोचना कि 48 इंटू 1 है और एक 24 इंटू 2 है। देखो ध्यान से, बी का जो टाइम है वो स्लो है, वो 1 घंटे ज्यादा है। सो अगर मैं 48 के डिस्टेंस को 48 इंटू 1 लिखूं या 24 इंटू 2 लिखूं, डिस्टेंस सेम हुई कि नहीं हुई? ये हमारा स्पीड साइड हुआ, ये हमारा टाइम साइड हुआ। देखो यहां पर अंतर 1 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब स्पीड कम है आपकी 24 से तो टाइम ज्यादा है, दिख रहा है सब कुछ। अब इसकी स्पीड अगर 24 है तो इसकी कितनी है, 48 है। आंसर क्या हो गया, बी। कुछ भी नहीं करना था आपको इस सवाल में, आपको सीधे सवाल देखना है और आंसर लगा देना है। द आंसर इज गोइंग टू बी 24 इंटू 2 और 48 इंटू 1, तो 48 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। DI डेटा अगर आपको नहीं दिख रहा है टेंशन मत लेना। कह रहे जो बार चार्ट है वो नंबर ऑफ बॉयज एक स्कूल में यूजिंग 3 एप्स फॉर 3 months। तो ये 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। और ऐप जो है, ये पहला वाला जो डंडा है ये है आपका व्हाट्सएप, दूसरा वाला जो व्हाइट वाला है ये है फेसबुक, और तीसरा है हाइक। ठीक है, इनके बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज यूजिंग द 3 एप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी मंथ्स में टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो इस ऐप को यूज कर रहे हैं वो कितने हैं? इस सवाल बहुत आसान है क्योंकि ये 500 हो गया, ये 600 हो गया और ये कितना हो गया, 410 हो गया। तो 6, 5, 11, 4, 15 और ये वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, 1510। और आंसर क्या हो गया तुम्हारा, डी। आंसर कितना हो गया आपका, डी। डी इज द करेक्ट आंसर, 22वां। ये देखिए, कह रहा है जो बार ग्राफ गिवन बिलो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल यूजिंग 3 एप्स फॉर 3 months। वही डेटा है। नंबर ऑफ बॉयज यूजिंग फेसबुक इन मार्च इज हाउ मच % मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज यूजिंग हाइक इन जनवरी। सो हाइक ऐप जनवरी में 410 लोग यूज कर रहे हैं, ये हाइक है। और जो फेसबुक आपका मार्च में है वो है 470। कितना परसेंटेज चेंज है? आप कहोगे 60 का चेंज है 410 के ऊपर। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 15% से थोड़ा सा कम है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 60/410। लेकिन अब निकालना पड़ेगा क्योंकि 15% से कम 2 नंबर्स है मेरे पास। जस्ट सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 15% से कम है ये तो गलत हो गया, चलो ठीक है मालूम है, बट इन दोनों में से कौन सा? सो देखो आपको ध्यान से क्या देखना है। आप कहोगे 41 का अगर हम 10% लिखते हैं तो कितना आएगा तुम्हारा, 20.5 आएगा। ठीक है, सॉरी 41 का अगर मैं 10% लिखता हूं तो ये 4.1 आएगा। फिर 41 का अगर मैं 5% लिखूंगा तो ये 2.05 आएगा। तो कुल मिला के अगर ये वैल्यू मैं निकालूं तो ये वैल्यू हो गई 6.15 और ये हो गया 15%। अब आप कहोगे आपको 0.15 वापस जाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो कि जो 0.15 वापस जाना है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका जो 0.1% है या इस वैल्यू का बेस का 1% है वो कितना है, 0.41 है। अगर मुझे 0.15 वापस जाना है 6 के लिए तो जाहिर सी बात है मुझे आधे % से कम वापस जाना है, क्योंकि इसका आधा % कितना होगा, 0.205। और अगर मुझे 0.15 वापस जाना है, मुझे 0.2 नहीं जाना है, तो मुझे कम जाना है आधे % से। आधे % से कम वापस जाना है तो आंसर क्या होगा, ए। आधे % से कम वापस जाना है, ध्यान रखना, क्योंकि 1% इज 0.41, 0.5% कितना हो गया, 0.2। सो अगर आप 0.5% वापस गए तो आप 0.2 कम हो जाओगे, आपको उतना कम नहीं करना है, यानी आपको 0.2 से कम वापस जाना है। तो आंसर विल बी 14.6 समथिंग। यू कैन डू लाइक दैट। आपको एग्जैक्ट डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आंसर हो गया तुम्हारा ए, 14.63%। यहां पर कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज यूजिंग व्हाट्सएप फ्रॉम जनवरी टू फरवरी। तो जनवरी में जो व्हाट्सएप वाले लोग हैं वो कितने हैं, 500,
और फरवरी में जो व्हाट्सएप वाले लोग हैं वो 750 है। आप ऐसे काट दो, इसको डबल कर दो, फिर आपका 100 हो गया 150, 100 का 150 हो गया तो कितना चेंज हो गया? आपने कहा 50% इंक्रीज हो गया, तो आंसर क्या हो गया? डी 50%। 50% इज द राइट आंसर। 24वां, लुक एट 25। नंबर ऑफ बॉयज यूजिंग हाइक इन मार्च इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज यूजिंग फेसबुक इन जनवरी? तो हाइक जो है आपका वो मार्च में अगर हम देखें तो है 300, ठीक है। तो मार्च में नंबर ऑफ बॉयज यूजिंग हाइक इन मार्च इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज यूजिंग फेसबुक इन जनवरी? तो फेसबुक जनवरी में आपका कितना है? वो है आपका 600, तो ये 50% हुआ, सिंपल। द डेटा इज गिवन टू बी 50%, दैट्स आंसर बी इज करेक्ट। वी आर डन, राइट? So now you can clearly see the answer is going to be B, that is 50%. क्लियर है सभी को? किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। हाँ जी, तो ये हमने कर लिया मॉक 9। सॉरी मैं पिछले वीक में थोड़ा अव्यवस्थित था, इधर उधर घूम रहा था काम से, तो आपकी क्लासेस कैंसिल हुई, सॉरी फॉर दैट। दिस वीक वी आर टेकिंग टोटल 3 क्लासेस। अगली क्लास आपकी है थर्सडे को, फिर उसके बाद उसकी अगली क्लासेस कब है? फ्राइडे को है। तो इस वीक में हम लोग मॉक 10 और मॉक 11 ये दोनों कर लेंगे, ठीक है। मॉक 10 और मॉक 11 आपका दोनों हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि वीक में अगर 3-3 क्लास करके जल्दी कर पाते हैं तो जल्दी कर लेंगे, है ना। तो अभी हमारे 10 मॉक अगर पूरे हुए हैं, देयर आर टोटल 40। सो अगर हम 8-8 करेंगे तो भी हमें 4 महीने लग जाएंगे, ज़्यादा लग जाएंगे, 5 महीने लग जाएंगे, तो हो नहीं पाएगा। सो विल डू 3 मॉक्स इन ए वीक नाउ। 3 मॉक्स इन ए वीक मीन्स व्हाट? 12 मॉक्स इन 1 मंथ। देन कंफर्टेबली 3 महीने में हम लोग इसको कर लेंगे, है ना। तो अगले वीक से हम 3 क्लासेस, इस वीक में भी 3 दे रहे हैं आपको, नेक्स्ट वीक में भी 3 आपको देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ऑलराइट, फाइन। सो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मस्त रहो। ऑल सब्जेक्ट फॉर एसएससी एग्जाम्स, सीजीएल मेंस लेवल तक के सब कुछ, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सब कुछ 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप